सर 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 आप इधर देखिए सर। शफीक पीछे इतनी बड़ी होगी आप थोड़ा पीछे आएंगे ना सब अरे खड़े रहो अरे सामने आएंगे। कल राइट विंग के लोगों ने जैसे जिनका ताल्लुक हिंदू सेना से बताया जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि हम हिंदू सेना से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के अंदर, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर ऐसा तो नहीं है कि आपकी इस कैबिन के पीछे कलेक्टर ऑफिस के आसपास कहीं है, एक बहुत हाईली सिक्योरेटेड एरिया, सिक्योरिटी एरिया में जो है घर है। जब उनके घर को निशाना बनाया जा रहा है तो हिंदू सेना के लोग या जो कट्टरपंथी लोग हैं वो किसी को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। और एक ऐसा शख्स जो पूरे देश में घूम फिर कर लोकतंत्र को जिंदा रखना चाह रहा है, उसको बनाए रखना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज लेकर जिंदा करते हैं। आप ये मैसेज हमारा पहुंचाइए। हमारे जिला अध्यक्ष साहब है, हमारे नासिर साहब है, हमारे यूथ के दोनों भी अध्यक्ष यहाँ पर है। ये तमाम लोगों की आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्टली जो है तो उनके खिलाफ एक्शन, प्लस जैसे लोकतंत्र ढांचे को मजबूत करने के लिए दूसरे नेता बहुत कोशिशें करते हैं, जेड्स प्लस सिक्योरिटी लेके फिरते हैं। आज तक के असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो खुद कहते हैं। लेकिन इस किस्म के लोगों की जहानत तो कोई पढ़ नहीं सकता, ना हम पढ़ सकते ना आप पढ़ सकते। इसीलिए हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी फराहम की जाए। जेड प्लस सिक्योरिटी फराहम की जाएंगी तो उनका कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच रहेगा और इस किस्म के लोगों को कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि भाई इस बंदे के साथ जेड प्लस सिक्योरिटी है। उन लोगों के ऊपर मतलब यूएपीए के कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस घर पे हमला करे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुद का घर नहीं है, वो एक सरकारी आवास है। और लोकसभा के मेंबर जो देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर बैठते हैं, वहाँ के वो मेंबर है। अब तुम ऐसा गुंडागर्दी के जरिए अगर ये पैगाम देना चाहेंगे तो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको आपकी तरफ से मैसेज देना पड़ेगा कि सामने जिन लोगों ने ये ऐसी घिनौनी हरकत करे उसकी कड़ी निंदा भी करना पड़ेगी और उनको यूएपीए के कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। आपण विचार करा की एका खासदाराच्या शासकीय निवासस्थानावर हमला होतो, हे संपूर्ण देशावरती हमला झालेला आहे, तर कारवाई झाली पाहिजे। आपकी पार्टी के कायद पर हमला होता है, पूरे 24 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद मजम्मत, इतनी ताख़ीर क्यों? औरंगाबाद में ये सुबह से प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि मुसलसल बारिश थी और किसी भी निदर्शन और आंदोलन के लिए कोविड के ऑलरेडी जो है तो रूल्स और रेगुलेशन लागू है। और अभी हम इस सिलसिले में धरने आंदोलन इंशाल्लाह करेंगे। कायद हमारे गुजरात गए हुए थे, एमपी इम्तियाज़ जलील साहब, वो आज औरंगाबाद तशरीफ ला रहे हैं। आगे की रणनीति इंशाल्लाह शाम तक क्लियर हो जाएगी। बड़े नेता जी, आज मेमोरेंडम देने का मकसद क्या था? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाला सबसे अहम चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर को कल कुछ हिंदू आतंकवादियों ने, उस देश के दुश्मनों ने निशाना बनाया। वो इस निशाना बनाने के ज़रिए
पूरे देश को और ख़ासतौर से देश की माइनॉरिटी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो जब चाहे गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। लेकिन उन नाजायज़ औलादों को ये नहीं मालूम कि इस देश की सबसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे मजबूत आवाज़ जो उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। और अगर उनके घर को निशाना बनाकर हमें मैसेज दिया जाएगा कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही ताकत से इस देश को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करेगी। आज हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर औरंगाबाद की ये शहर और ज़िला यूनिट यहाँ पर ये मेमोरेंडम देने आई हैं और हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जिन आतंकवादियों ने, जी हाँ मैं इनको आतंकवादी इसलिए कहूँगा कि इन्होंने आतंक बर्पा कर रखा है इस देश में। ये राइट विंग के लोग जो है, ये कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये इस देश में आतंक फैलाकर इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि एक आवाज़ जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जाना जाता है, वो इस देश को जोड़ने की बात करता है, इस देश को जोड़ने के लिए गली गली फिरता है। हम ये इस मौके पर मरकज़ी सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो इस किस्म की कट्टरपंथी ताकतों पर और इस किस्म के गुंडों पर लगाम लगाए, बसूरत दिगर देश अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाएगा। क्या इस बाद तेलंगाना और महाराष्ट्र से निकलकर अब गुजरात, यूपी और दूसरे स्टेट्स में जा रही है। इन अंधभक्तों की नींदें ख़त्म हो गई है। ये परेशान है इसलिए कि इस देश से अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म करके इंसानियत की राजनीति और विकास की राजनीति का काम करने का बेड़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया है। गुजरात में इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब यूपी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। ये इसी की एक कड़ी है कि ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बहका कर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये उसी कोशिशों की एक कड़ी है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके तमाम कार्यकर्ता, ना सिर्फ तमाम कार्यकर्ता बल्कि जितने पुरअमन शहरी है इस हिंदुस्तान के, वो इस किस्म की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि हम इस सेकुलर ढांचे को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। कुछ सियासी पार्टियों का हाथ भी हो सकता है इस हमले के पीछे। देखिए, सियासी पार्टियों का हाथ ज़रूर हो सकता है और सीधी बात है। आप इशारों में पूछ रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस को इस वक्त यूपी में अपनी गद्दी बचाने की फिक्र पड़ी है। तो हो सकता है कि ये उनके इशारों पर ये कारिंदे काम कर रहे हैं। लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, आने वाले इंतखाबात में यूपी में इंशाल्लाह बीजेपी को अपनी औकात समझ में आएंगी और कांग्रेस को भी अपनी औकात समझ में आएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के काम करके लोगों के दरमियान मौजूद रहकर इंशाल्लाह एक मरतबा फिर अपनी जीत दर्ज करवाएगी।